झारखंड बीएओ पेपर 2 के लिए स्टडी पॉइंट मॉडल पेपर लेकर आ चुका है। अगर जो भी विद्यार्थी झारखंड बीएओ की तैयारी कर रहे हैं उनके पास देखा जाए तो बहुत समय कम है, तो उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मॉडल सेट लेकर आया हूं, जिसमें आप सिलेबस अगर देख रहे होंगे तो सिलेबस में सबसे ऊपर दिया गया कि भाषा का 3 टॉपिक होगा। 3 टॉपिक में आप लोग देख रहे होंगे कि उसमें सबसे पहले दिया होगा कि हिंदी की उत्पत्ति, उसके बाद दिया होगा हिंदी की उत्पत्ति, उसके बाद दिया होगा डिंगल, फिर अहवट। इन सारे 3 टॉपिक जो है, इन टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए यह मॉडल सेट लाया गया है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए। आपके पास एक कॉपी होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है तो उसको आप उसमें नोट कीजिए। तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है 1 से आपको देख रहे होंगे 1 2 ऐसे करके दिखाया गया है। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं तो एक एक करके इस मॉडल सेट को पूरा कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेस पे लगभग इस चैनल के माध्यम से हिंदी के जो सारे टॉपिक है उन सारे टॉपिक का मॉडल सेट लाकर क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको और क्वेश्चन को फटाफट कराते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखने को मिलता होगा कि जिस ध्वनि, यहाँ पर देख रहे हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। इसमें बताया गया है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहते हैं। लिपि कहते हैं, बोली, भाषा, मात्रा। तो नहीं, इसको हम लोग भाषा बोलते हैं। अगर हम कोई ध्वनि का मतलब किसी ध्वनि को चिन्ह द्वारा प्रकट करते हैं तो उन्हें हम भाषा कहते हैं। इसको सीधे सीधे आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाषा के 3 भेद होते हैं। चलिए, जो आंसर होगा उसको हम बताएंगे, बाकी आप देखते चलिएगा। भाषा के 3 भेद होते हैं। चलिए, भाषा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि भाषा है। तो भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। आप लोगों को ऑप्शन में अर्जित संपत्ति रहेगा, उसी को टिक करना है। चलिए, भाषा के 3 रूप क्या है? तो भाषा के 3 रूप की बात की जाए तो यहाँ पर दिया होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। यानी आप जो बोल रहे हैं मौखिक वो हुआ, फिर उसको लिख रहे हैं, फिर उसको एक संकेत में आप दिखाते हैं कि चलो ये ऐसा है, जैसे आप दिखा रहे हैं कि जो भी है एक संकेत में मतलब चिन्ह में दिखा रहे हैं। तो ये 3 है। भाषा के 3 रूप क्या क्या है? तो मौखिक है, लिखित है, सांकेतिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप देख रहे हो निम्नलिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त करें। निम्नलिखित भाषा विचारों को कैसे व्यक्त करें। तो कैसे व्यक्त करिएगा? तो लिख कर व्यक्त कीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। आप लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिख कर व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी की विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। देखा जाए तो ऐसे आप सीरियल में देखिएगा तो सबसे पहले ऊपर मान लेते हैं कि जिससे संस्कृत हुआ, फिर उसके बाद पाली प्राकृत हुआ, फिर उसके बाद अपभ्रंश हुआ, फिर उसके बाद हिंदी हुआ। तो हिंदी लास्ट में है, उसके बाद अपभ्रंश आता है। तो इस अपभ्रंश को आपको यहाँ टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का सबसे पहले किसने सुझाया था? मतलब किसने, आप समझिए, प्रकट मतलब दिया था या फिर किसने लागू, मतलब जो भी आप समझिए, किसने सुझाया था? तो सबसे पहले सुझाया था राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन को आप लोगों को
अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि हिंदी का पेपर है और हिंदी का उत्पत्ति अगर से क्वेश्चन बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए, कौन सी हिंदी का उपभाषा नहीं है, यहाँ पर कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो आपको यहाँ पर मराठी क्लिक करना है। ये मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। बाकी हिंदी की भाषा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, हिंदी की भाषा है। चलिए आगे की तरफ लेकर चलते हैं आपको। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखाएंगे, जैसे थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर की तरफ ले लेते हैं। हाँ आइए, क्वेश्चन नंबर की बात की जाए 11, भाषा अस्थायी होती है। भाषा अस्थायी होती है, तो भाषा अस्थायी कौन सी होती है, तो इसमें मौखिक होती है। अस्थायी मतलब मौखिक मतलब बोले आप, फिर क्या होगा, बोलेंगे तो खत्म हो गया, लेकिन आप उसको लिख देते हैं तो क्या होगा, अस्थायी हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप कुछ लिख दिए, जैसे मान लेते हम लिख दिए, चलिए यहाँ पे राम, कुछ भी लिए, तो ये लिखा हुआ है तो साक्ष्य मतलब है ना कि अस्थायी है। अगर हम बोल दिए राम तो अभी खत्म हो गया, आप सुने या ना सुने, तो कहीं ना कहीं अस्थायी भाषा कौन है, तो मौखिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी, तो उस समय फारसी और अरबी, यानी अरबी और फारसी थी। मुस्लिम शासकों के समय आपको उर्दू क्लिक नहीं करना है, उस समय अरबी और फारसी का ही भाषा थी। तो चलिए आप इसमें जो 12th क्वेश्चन कराया गया है, आप इस क्वेश्चन को देख लिए होंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को याद कीजिए और बार बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। मैं यह दावा के साथ कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो भी पीओ का पेपर 2 के सिलेबस है, उन सारे टॉपिक पे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जो भी टॉपिक है उन टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बनेगा अलग अलग डायग्राम से आएगा, उन सारे क्वेश्चनों पे, उन सारे सिलेबस के वो जो बनाया गया टॉपिक, उस पर मॉडल पेपर लाकर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाकर आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, उसको तैयारी कर सकें। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं कि सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें 13 है, 12 वहाँ हुआ था 13। विश्व में बोली जाने वाले विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा कौन सा स्थान है, तो आप सीधे सीधे इसमें तीसरा क्लिक कीजिएगा। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का स्थान तीसरा है। चलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे ले चलते हैं। विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लगाव का अर्थ है, इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले बताया गया है कि विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लगाव का अर्थ है तो उच्चारण की सुविधा। यहाँ पे आपको उच्चारण की सुविधा हुआ। विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लगाव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। क्वेश्चन नंबर आपको 15, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, तो आपको यहाँ महाराष्ट्र क्लिक करना है। महाराष्ट्र हिंदी भाषा उत्तर प्रदेश में होता है, झारखंड में होता है, बिहार में होता है हिंदी भाषा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं होता है। चलिए यहाँ पे आप 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां है, तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा 5, यहाँ 5 दिया है, तो हिंदी भाषा में 5 वो विख्यात बोलियां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है, तो गैल बैल भोजपुरी भूतकालीन, अगर आप भोजपुरी एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ बोला जाता है गैल भैल हो, मतलब गैल हो चाहे भैल हो, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो गैल भैल आदि किस बोली किस तरह की क्रिया है, तो भोजपुरी भूतकालीन की है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे 18, आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है। 85 बोली की बात कर रहे थे, 85 मतलब सीधे आपको पंजाब क्लिक करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे जो भी टर्म है इसको आप लोग देखिएगा, जैसे 85 तो यहाँ पंजाब। सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा की संबंध जो होता है ब्रचंड से है। ब्रचंड को आपको याद रखना होगा, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो ब्रचंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप 20 देख रहे हैं, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं, तो हिंदी में अधिकांश जो शब्द आया है वह संस्कृत से आया है। अधिकांश शब्द कहेगा तो संस्कृत, अगर हिंदी का और तत्कालीन देखा जाए तो मतलब कैसे उद्भव हुआ, तो आपको अपभ्रंश मारना है,
है कि नहीं। तो इस चीज़ों को आप लोग टर्म को ध्यान रखना है और क्वेश्चन को एग्जाम में गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं। 21 हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय आपको ऑप्शन में दिखे, आप उस भारोपीय को सिलेक्ट करना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो भारोपीय कहीं कहीं पर रहेगा भारत प्लस यूरोपीय, तो उसको भी आपको क्लिक कर देना है। अगर भारोपीय इस तरह से नहीं है तो अलग भारतीय रहेगा, अब अलग यूरोपीय रहेगा प्लस करके, ठीक है। चलिए आप ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? 22, तो इसका मुंडा होगा। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा मुंडा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ले चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं और ऊपर की तरफ। चलिए आइए, यहाँ पे एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। तो एक अक्षरी भाषा परिवार से चीनी भाषा परिवार से, चीनी भाषा परिवार से 23 क्वेश्चन। एक अक्षरी मतलब आप चीनी भाषा को देख रहे होंगे, जैसे स्टार रहता है ना, ऐसे स्टार हच ऐसे इस टाइप का उस सबको लिख कर उनका जो भी प्रोडक्ट आता होगा आप परचेस करते होंगे तो देखते होंगे ऐसा। तो उनका एक अक्षरी एक तरह से आप समझने के लिए बता रहे हैं कि एक अक्षरी जो भाषा है तात्पर्य है वो चीनी भाषा परिवार से। निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो निम्न में से पंजाब जो है प्राचीन भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 25 को दिखाते हैं आपको। निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा की बात की जाए तो कन्नड़ है। आप देख रहे होंगे असमिया तो है नहीं। द्रविड़ लोग कहाँ रहते हैं? द्रविड़ जो होता है दक्षिण भारत में रहते हैं। तो दक्षिण भारत में तो आसाम है नहीं, दक्षिण भारत में तो बंगाल है नहीं, दक्षिण भारत में तो उड़िया है नहीं। दक्षिण भारत में कन्नड़ जो है लोग उधर बोले जाते हैं, वो लोग रहते हैं, तो उनका जो द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अगर उत्तर की बात की जाए, उत्तर भारत में तो इधर आर्य परिवार रहते हैं, है कि नहीं। चलिए आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, आपको डाउट हो रहा है आंसर से रिलेटेड या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि अगला जो मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ, नेक्स्ट डे आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। और इस चैनल पे आप बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली मॉडल सेट लेकर आऊँगा, हर टॉपिक से लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ कि हिंदी जो BO का हिंदी पेपर 2 है उसकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर बात की जाए तो 26 यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले स्लाइड में 25 तक होता, 26 मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल दिया है। तो मध्यकालीन की बात की जाए तो इसमें मध्यकालीन जो है इसमें दिया आपको होगा 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपको रखना होगा। जैसे आप 500 ईसा पूर्व ये बनाया गया है वो, तो यहाँ से आप 500 ईसा पूर्व पकड़ लीजिए और यहाँ तक आइएगा 1000। ये जो है 1000 इधर तक, 500 ईसा पूर्व इधर होता है, ईस्वी होता है इधर, ईसा पूर्व इधर होता है, ईस्वी इधर होता है। तो 500 इधर बैक में रहना है, फिर उसके बाद आगे आना है 1000। तो मध्यकालीन की बात की जाए 500 ईसा पूर्व इस रेखा से पीछे और 1000 इधर, मतलब कुल मिलाकर 1500 वर्ष तक चला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का जो आप लोग बताए थे द्रविड़ भाषा परिवार से है। हो गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। जैसे इसमें बताया गया है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था, तो आप बोलिएगा अपभ्रंश। क्योंकि जब आर्य आए तो उस टाइम जो है उसके पहले जो था अपभ्रंश था। अपभ्रंश के बाद ही तो हिंदी का विकास हुआ है कि नहीं। तो उस समय अपभ्रंश था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। चलिए 29 की बात करते हैं। तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक जो है, मानक बोल रहा है, हिंदी का मानक रूप जो है खड़ी बोली से होता है। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिएगा। हिंदी से 3 क्वेश्चन हुआ है। हिंदी का जो अधिकतर विकास किससे हुआ था? संस्कृत से। हिंदी का विकास अगर तत्कालीन पूछे किससे हुआ तो अपभ्रंश से।
और मानक रूप से विकास किसका हुआ, तो मानक रूप से जो है हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। 3 टर्म है, तीनों क्वेश्चन करा चुके हैं। आशा करता हूं कि इन सारे क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नहीं समझे हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर इन तीनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन जो है 30 सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की, तो सूरदास ने जो है वो ब्रज भाषा में अपना वो रचना की थी सूरसागर की। चलिए सूरदास ब्रज भाषा में अपनी सूरसागर की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इनमें कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियां में से नहीं है कि नहीं? कौन सी बोली जो है मध्य प्रदेश की बोलियां में से नहीं है, तो यहाँ बांगर आपको मारना है, बांगर। चलिए रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो रागड़ी बोली जो होता है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो रागड़ी बोली की बात की जाए तो रागड़ी बोली जो होता है हरियाणा में बोली जाती है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी की कैसे बोली उत्पत्ति हुई, तो भोजपुरी को आपको मारना है मगधी अपभ्रंश से। कैसे मारना है? मगधी अपभ्रंश, यहाँ पर मारना है, हाँ मगधी अपभ्रंश। तो पूछेगा कि सर अर्ध मगधी, कभी कभी ऑप्शन होता है, तो अर्ध मगधी में आपको इतना ही क्लिक करना है कि पूर्वी हिंदी पूछेगा ना, कि पूर्वी हिंदी कैसे हुआ है, तो अपभ्रंश है। तो सर सौर श्रेणी किससे क्या इसमें मारेंगे, तो सौर श्रेणी में आपको मारना है, सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, अगर पश्चिमी हिंदी का है तो सौर श्रेणी, पूर्वी हिंदी का है तो अर्ध मगधी, अगर भोजपुरी कह रहा है तो आपको मगधी क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, एक और टर्म है यहाँ पे, तो इस चीज को आप देख रहे हैं। हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ है सैरसैनी से। तो आप सैरसैनी जो सौरसैनी जो आप भ्रंश देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान वाले एरिया में अधिकतर प्रचलित है पश्चिमी हिंदी में। तो हिंदी का उत्पत्ति मुख्य रूप से राजस्थान के एरिया में ही डेवलप हुआ है कि नहीं। तो आप सौर हिंदी भाषा की उत्पत्ति अगर ऑप्शन इस तरह का दिया हो तो आपको सौरसैनी वहाँ पर क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हिंदी भाषा का मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है, मूल उत्पत्ति की बात की जाए तो किससे मानी जाती है। क्वेश्चन थोड़ा वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर करके घुमा दिया है। तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो सौरसैनी से, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा दे दिया है कि जैसे आप क्वेश्चन अलग सेट कर दे तो आपको वहाँ विचलित होने की जरूरत नहीं है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, यही ना 35 एक बार और ले लेते हैं। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई, तो सौरसैनी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुई है, खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है किस भाषा से हुई है। तो खड़ी बोली की बात की जाए तो इसमें जो है आपको यहाँ खड़ी बोली की जो है अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुई है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ब्रज जो है ब्रज कहीं ना कहीं ये आ जाता है। ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी का भाषा है। तो पश्चिमी हिंदी के लिए क्या बताए थे हम, सौरसैनी बताए थे, सौरसैनी बताए थे कि नहीं। तो ब्रज भाषा पश्चिमी क्षेत्र में आता है तो उधर सौरसैनी ही होगा। अगर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जैसे असमिया हुआ, बंगालिया हुआ, भोजपुरी हो गया, उड़िया हुआ, तो इन 4 भाषा जो है पूर्वी हिंदी में आता है। आप समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये हुआ आप लोग को पश्चिम समझ लीजिए, ये हुआ पूरब समझ लीजिए। तो इधर असमिया, बंगालिया, भोजपुरी, उड़िया ये पूर्वी भाषा हुआ। तो इनको अगर क्लिक करना है तो इनको मगधी हम क्लिक करेंगे। अगर पश्चिमी भाषा की बात की जाए तो जैसे मतलब ब्रज हुआ, राजस्थानी हुआ, पंजाबी हुआ, मतलब ये सारे हिंदी हुआ, तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम वाले भारत के भाग में हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमको सैरसैनी मानना है। तो आशा करता हूँ कि इस चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। पश्चिम वाला कहेगा तो सैरसैनी मारना है, पूर्वी वाला कहे तो आपको मगधी मारना है। अगर पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो वहाँ अर्ध मगधी क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलते हैं 38 खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो खड़ी बोली जो है खड़ी बोली आप लोगों को किससे विकसित हुआ है, तो खड़ी बोली की बात की जाए तो आप लोगों को सौरसैनी से हुआ है। खड़ी बोली क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 बिहारी हिंदी किस
का विकास किस प्रकृति का अपभ्रंश हुआ है? तो बिहारी हिंदी की बात की जाए तो आपको यहाँ मगधी क्लिक कर देना है। समझ रहे होंगे। अभी हम आपको पीछे बताए थे कि जो पूर्वी हिंदी अगर कहे तो अर्ध मगधी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मतलब जो भी आता है ना, जैसे मान लेते हैं कि भोजपुरी हुआ, असमिया हुआ, बंगालिया हुआ या फिर उड़िया हुआ, तो इसमें आपको मगधी क्लिक करना है। अब पश्चिम में जो भी भाषा है, जैसे खड़ी हुआ, ब्रज हुआ, राजस्थानी हुआ, पंजाबी हुआ या पश्चिमी हिंदी हुआ, तो सबको शेर शायरी मारना है। बस इतना ही टर्म में खेल समझ लीजिएगा। क्वेश्चन यूँ आएगा, यूँ आप क्लिक करके निकल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन को वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आपको 40 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा जो है, मथुरा, आगरा, इस सब में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे क्लिक कर देना है ब्रज। ब्रज भाषा उधर बोली जाती है। ब्रज हिंदी भाषा किस भाषा के अंतर्गत आता है ना? तो ब्रज जो है वो जो होता है राजस्थानी हिंदी तो नहीं मारेंगे, इसमें पश्चिमी हिंदी मारेंगे। आपको बताया था ना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज आता है, खड़ी बोली आता है कि नहीं? तो आपको चलिए 22 क्वेश्चन कराते हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ है? तो आप पश्चिमी हिंदी को आप क्लिक करने जाइएगा तो वहाँ 5 करना है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ है? तो 5। पश्चिमी हिंदी में 5 है, जैसे मान लो तो उसी में खड़ी बोली आ जाएगा, ब्रज भी आ जाएगा, राजस्थानी भी आ जाएगा, और भी 2 है, आप उसको देख लीजिएगा। जो भी है उसको हम करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भाई उसमें शेर शायरी अपभ्रंश मारिए ना। खड़ी बोली का है मतलब पश्चिमी है। चलिए आगे, गपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो यहाँ पे जो है आपको बताया कि गायन जो है एक किससे संबंधित है, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा ब्रज भाषा। खड़ी बोली व ब्रज किस भाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली ब्रज भाषा, यहाँ देखिए ना, खड़ी या ब्रज किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कि नहीं? ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा का है, पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सी है? तो ब्रज कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा की जो है, भाषा की जो क्षेत्र है वो कौन सी नहीं है? तो ब्रज भाषा के क्षेत्र आपको मारना है कि आप सरगुजा नहीं है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो झांसी, हमीर, जौनपुर में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है ना? आप झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेली। वहाँ पे आप झांसी की रानी जो थे ना, बुंदेली वाले क्षेत्र में आप लोग देख ही रहे होंगे, तो उसको आप लोग इसी से एक टिक लगा लेना है। ईरखा को खड़ी बोली में क्या बोलते हैं? ईरखा। गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट होंगे तो समझ रहे होंगे कि ईरखा को क्या बोलते हैं। ईरखा मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब ये हुआ है कि अगर ईरखा कोई इंसान किसी को अगर गलत टिप्पणी कर दिया, बोल दिया, तो उस पे कोई इंसान क्या करता है? ईर्खा कर लेता है कि हम उससे नहीं बोलेंगे, मतलब ईर्ष्या कर लिया, कहीं ना कहीं वो दुखी हो चुका है। चलिए, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो औचट को बोलते हैं, औचट को हम हिंदी में बोलते हैं जोरदार। औचट माने जोरदार। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? मध्यकालीन अरबी साहित्य में भाषा का प्रयोग मिलता है, तो उसमें आपको जवाब हिंद मारना है। मध्यकालीन में अरबी फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किन शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जवाब हिंद का मिलता है। चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलते हैं। इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। जो भी इस मॉडल पेपर में, लगभग इस मॉडल पेपर में आपको 18+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो हम आशा करता हूँ कि इन सारे टॉपिक से, जैसे भाषा के 3 सब्जेक्ट 3 है ना, हिंदी का उत्पत्ति, फिर उसके बाद अहोवट, फिर उसके बाद डिंगल, तो इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। मात्र आप इसमें 30 से 35 मिनट इस वीडियो में टाइम दीजिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 53, हिंदी का उद्भव का सही क्रम है। तो हिंदी का जो है उद्भव का सही क्रम की बात यहाँ पर कहा गया है। तो हिंदी का सही
जो है कहा गया, तो इसमें पाली, पहले पाली होता है, फिर प्रकृत होता है, फिर अभ्रंश, फिर अहवट। अहवट, अभ्रंश का ही थोड़ा नहीं अलग है, अहवट। आप समझ रहे होंगे सर अभ्रंश के बाद हिंदी आता है, नहीं, अभ्रंश के बाद एगो अहवट थोड़ा सा चला था, उसके बाद हिंदी आया था, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग अभ्रंश ही मारते हैं। अगर ऑप्शन में अहवट रहे कि हिंदी का उत्पत्ति तत्कालीन पूछे तो वहाँ पे आपको अहवट अगर है तो अहवट क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो अभ्रंश मारिएगा। तो ई वाला ऑप्शन सही होगा। अभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अभ्रंश को पुरानी हिंदी जो था ना वो किए थे गुलरी, चंद्रधार शर्मा गुलरी। साहित्य अभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो साहित्य के अभ्रंश को पुरानी हिंदी जो था वह जो किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी बोले थे कि साहित्यक अभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ ले चलते हैं। इसमें लिख दिया है कि अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो आपको सीधा अभ्रंश को देखिए तो अहवट क्लिक करना है। अभ्रंश से थोड़ा सा न्यू जो है वर्जन किया जाए तो वहाँ पे अहवट देखने को मिलता है। शेर सैनी अभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? शेर सैनी अभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो शेर सैनी से आपको राजस्थानी का हुआ है, क्योंकि पश्चिमी भाषा है। बिहारी, बंगाली और पंजाबी ये सब नहीं है, पंजाबी को 85 बोलते हैं। अभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा गया है, तो उसको आपको बोलना है संक्रांति काल। अभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच को संक्रांति काल, मतलब संक्रम, एक टिक लगा लीजिए, संक्रम उस समय आ चुका था तो उसको संक्रांति काल बोलते हैं। चलिए 59, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है, तो उसमें आपको अमीर खुसरो मारना है। खड़ी बोली अमीर खुसरो को आपको क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अभ्रंश किस प्रकृति भाषा हिंदी, अपभ्रंश को प्रकृति भाषा हिंदी किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो अपभ्रंश को जो है इसमें कहा गया था रामचंद्र शुक्ला जी बोले थे। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ था, किसमें हुआ था? तो पैसाची आपको बताए हैं, पिछले 2 क्वेश्चन हो चुका है। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको सीधे यहाँ पर कहना है कि इसको मगधी से हुआ है। अर्ध मगधी की बात की जाए तो केवल पूछेगा कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो अर्ध मगधी से हुआ है। मैं एक क्वेश्चन को पीछे बता चुका हूँ। चलिए, अर्ध मगधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो अर्ध मगधी से बात करेगा तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। क्वेश्चन वही है, लेकिन मॉडल सेट में क्वेश्चन का डायग्राम अलग अलग सेट किया गया है ताकि क्वेश्चन किसी तरह से आए तो आपसे क्वेश्चन बचे नहीं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आप अच्छे नंबर अर्न कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। सौरसेनी से मतलब पश्चिमी भारत के पश्चिम वाले एरिया में कौन अपभ्रंश से कौन भाषाएं उत्पन्न हुआ है, तो उसको आप लोग बोला है। तो बिहारी है तो आपको नहीं क्लिक कीजिएगा क्योंकि पूर्वी है, सीधे आप क्वेश्चन को। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इस पर थोड़ा आप मतलब सोचिएगा। ब्रज भाषा, अवधी, कुमायूनी, गढ़वाली, आपको इसको भी क्लिक नहीं करना है। तो इसका जो सटीक जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी को आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी पश्चिम में, राजस्थानी पश्चिम में, पहाड़ी पश्चिम में है, गुजराती पश्चिम में, तो आप सौरसेनी को आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। तो हिंदी भाषा का भाई उद्भव हुआ तो सीधे मार देंगे भाई, अपभ्रंश मगधी अपभ्रंश से हुआ। सॉरी वेरी रॉन्ग, इसमें हुआ सौरसेनी होना चाहिए। सौरसेनी सॉरी, यहाँ पे हिंदी नहीं करा आप, यहाँ पर हम हिंदी देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ? तो सिंधी का तो आपको ब्राचंड अपभ्रंश से हुआ, पीछे भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधी का जो हुआ है वो जो हुआ है, अवधी का जो बोला है कि कैसे हुआ है, तो आपको यहाँ पर सीधे क्लिक करना है कि अवधी का जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अवधी भी पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आता है
अवधि का जो है अर्ध मगधी से अवधि जो है वो पूर्वी में आ जाता है, तो इसको अर्ध मगधी क्लिक करिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को वीडियो में जो बताया गया उसको देखिएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा बैक जाकर फिर से देखकर आने की कोशिश कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए 36 क्वेश्चन, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र को कहा जाता था, तो उस समय जो कहा जाता था तो उसमें भारत मित्र कहा जाता था। नगरीय प्राचीनी सभा का स्थापना वर्ष है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा 1893 ईस्वी। नागरी प्राचीनी सभा का स्थापना जो 1893 में हुआ था। नागरी प्राचीनी सभा के संस्थापक में थे, तो आपको इसमें कौन कौन थे, तो आपको इसमें सीधे सीधे बताना है कि इसमें जो थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जी थे। चलिए काशी नगरी प्राचीनी सभा के संस्थापक में कौन नहीं थे, तो इसमें शुक्ला जी नहीं थे। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, तो इसमें पोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना की बात की जाए तो इसमें आपको सीधे सीधे करना है 1800 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, तो आप इसमें देख रहे हैं कि क्वेश्चन बताया गया, तो इसमें आपको 1903 क्लिक करना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, तो 1903 में किया गया। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा, तो संविधान सभा में किसने रखा, तो संविधान सभा में कहेगा तो आपको गोपाल स्वामी अय्यर को क्लिक करना है। इन्होंने ही संविधान सभा में हिंदी राजभाषा को प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक है। चलिए भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया, तो इसमें क्वेश्चन पीछे हो चुका है, फिर रिपीट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें राजा राम मोहन राय को क्लिक करना है। चलिए आपको और ले चलते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखिए भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इसका क्वेश्चन आंसर ही होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलते हैं। आप लोगों को 36 क्वेश्चन कराया जा चुका है। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपके सामने होगा, आप यहाँ पर देख रहे हो 37। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन कोई आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर शीट दिया जा चुका है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए आपको 37 संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो आपको यहाँ पर 343 क्लिक करना है। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है, किसको नहीं की गई थी, तो इस क्वेश्चन जो है आपको बताना होगा कि इसमें जो है इसमें ब्रज को नहीं किया गया था। डोंगरी था, मैथिली था, असमिया था, लेकिन ब्रज नहीं था। 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ था, कलकत्ता में किया गया था। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको वहाँ पर सीधे सीधे करना है कि किसने किया था राजस्थान की भाषा की बात, तो वहाँ पे आपको ग्रियर्सन यहाँ पे ना ग्रियर्सन को करना है। मरवाड़ी मेवाड़ी बागड़ी राजस्थान किस क्षेत्र के प्रमुख बोलियां है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो कराया गया है, तो इसमें आपको पश्चिमी राजस्थान की, ये जो राजस्थान वाला क्षेत्र है उसमें पश्चिम में जाइएगा। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में बात की जाए तो इसमें बोली जाती है हाड़ी और हारवोती। पूर्वी राजस्थान की साहित्य रूप है, तो भाई पूर्वी राजस्थान की साहित्य रूप पिंगल है, या डिंगल का थोड़ा सा नया रूप है पिंगल। जैसे अभ्रंश का नया रूप होता है अहवर, वैसा ही डिंगल का नया रूप है पिंगल। चलिए पश्चिमी हिंदी को राजस्थान का मध्य सेतु का कार्य करती है, तो यहाँ पर मेवाती आपको मारना है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगला क्वेश्चन है लाल दासी एवं चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रखा गया है, तो लाल दासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है तो रचने की बात की गई है, तो उसमें आप लोगों को मेवाती में की गई है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है, तो आपको यहाँ पे मारना है कि किस में किया गया है, तो इसमें आपको हड़ौती एक भाषा होता है उसमें किया गया। कवि सूर्यमल और मिश्रण की रचना की गई है। चरण शैली को किस नाम से जाना जाता है,
चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो डिंगल। चारण शैली को डिंगल से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मेवाती, हड़ौती व डुरांगी का मिश्रण रूप है। तो इसमें आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें होता है खैराड़ी। डिंगल क्या है भाई? डिंगल क्या है ये तो क्वेश्चन बनता है आप लोग के लिए। तो एक साहित्यिक शैली है, एक काव्य शैली नहीं है, एक उपभाषा नहीं है, एक गायन शैली नहीं है, यह एक साहित्यिक शैली है। इस क्वेश्चन को जरूर आप याद करके रखिएगा। चलिए बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन जितने दिए गए थे उन क्वेश्चन को सारे का यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप इनसे आंसर से भी मिलान कर लीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ उस क्वेश्चन का जो भी आंसर बताया हूँ क्वेश्चन का आंसर गलती नहीं होगा। आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और इस वीडियो को बार बार मतलब पीछे जाकर अगर नहीं समझ में तो देखिए। और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्वेश्चन पर डेली BAO हिंदी पेपर 2 का मॉडल पेपर आएगा, जिसमें आप लोगों को हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे टॉपिक बाई BAO के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कराया जाएगा। यह स्टडी पॉइंट आप लोगों को BAO के एग्ज़ाम के हित में बहुत योगदान देने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके दोस्त हैं तो उन दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी मजबूती के साथ हो। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जय हिंद।